गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास का एसएसटी में जो सिविक्स का सेकंड लेसन चला हुआ है, तो उसके ऐसे टाइप क्वेश्चन है आगे। पहले हमने 3 क्वेश्चन किए थे, आज 4th क्वेश्चन है हमारा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है, उल्लेख कीजिए। यानी 3 स्तर बताए गए हैं। पहला केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, और तीसरा है स्थानीय। स्थानीय में यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये आते हैं तीसरे स्तर में। तो ये तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है, उसके बारे में बताना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अब संविधान के द्वारा इनको मान्यता दे दी गई है। इसके बाद स्थानीय संस्थाओं के चुनाव अब नियमित समय पर यानी 5 साल के बाद कराए जाने की व्यवस्था रखी गई है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होने जरूरी है। स्थानीय संस्थाओं में कमज़ोर व दलित वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया। जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें दलित और जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1/3 आरक्षण उनके लिए इसमें रखा गया है। इन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कर लगाने व एकत्र करने की शक्ति दी गई है। यानी वो टैक्स लगा सकते हैं और उस टैक्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं और अपने तरीके से उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इन संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। यानी इनके लिए सरकार जो है वो पैसे की भी व्यवस्था करती है ताकि वो अपने क्षेत्र में जो है काम करा सके। इन संस्थाओं के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी चुनाव के समय एक चुनाव आयोग बनाया जाता है जो इनके इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है। तो ये है तीसरे स्तर का। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण क्या है? संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन। इसमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, तीनों स्तरों पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इसमें जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें भी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है। अवशेष शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो इन तीनों सूचियों में नहीं आती। न संघ सूची में वो विषय आता है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, तो वो अवशेष शक्तियों में आता है। तो उन अवशेष जो शक्ति होती है उन पर फैसला लेने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद लिखित संविधान, जो भारतीय संघ व्यवस्था है उसका लिखित संविधान है। केंद्र और प्रांतों की जो शक्तियों का वर्णन है वो भारतीय संविधान में लिखा गया है। कठोर संविधान, संघीय व्यवस्था में संविधान का कठोर होना भी जरूरी है क्योंकि भारत का संविधान कठोर संविधान है, चाहे वो इतना कठोर नहीं जितना कि अमेरिका का संविधान है। यानी भारतीय संविधान कठोर तो है और लचीलापन भी है, दोनों तरह का हमारा संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संघ की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है। यानी संविधान सबसे ऊपर है। सभी व्यक्ति जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी के अकॉर्डिंग जो है संविधान में जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। तो संविधान के अनुसार ही जो है वो सभी को चलना होता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका सबसे ऊपर है। जो फैसला हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की न्यायपालिका है, जिसको हम एक लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता है तो वो अंतिम फैसला होता है। तो न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी हमारा जो सदन है, संसद के जो है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों की सहमति से ही कोई कानून देश के अंदर पास होता है। जब दोनों उसको पास कर देते हैं उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद वो कानून बन जाता है। तो ये संघीय व्यवस्था के कुछ मुख्य लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद है शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, उल्लेख कीजिए। संघात्मक सरकार का अनिवार्य तत्व है कि इस शासन प्रणाली में राज्य की सभी शक्तियां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में होती है। संघात्मक में केंद्र सरकार और प्रांतीय यानी राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है। जहां स्वतंत्र राज्य अपनी सारी शक्तियां केंद्र को न देना चाहते हो
बल्कि कुछ शक्तियाँ अपने पास रखना चाहते हो तो कुछ शक्तियाँ राष्ट्रीय एकता और हितों की रक्षा के लिए केंद्र को देना चाहते हो। तो शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से किया जाता है कि जो विषय सारे देश से संबंधित होते हैं वो केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार सुरक्षा, विदेशी संबंधी, विदेश व्यापार, यातायात के साधन, मुद्रा आदि महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास रहते हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं जैसे शिक्षा का हो गया, जेल, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, सफाई आदि के विषय जो वो प्रांतीय या राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन कुछ 3 तरीके से बताया गया है। देखो, प्राथमिक में केंद्र सरकार की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं, शेष अधिकार प्रांत तथा इकाइयों को दे दिया गया है, यानी राज्य सरकारों को दे दिया गया। द्वितीय में प्रांतीय सरकारों और इकाइयों का शक्तियाँ निश्चित कर दी गई है, शेष अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। वही तृतीय केंद्र और यानी जैसे जो संघ सूची के अंदर है उसी तरह इसमें दिया गया है। इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय का इन्होंने हेडिंग बना कर दिया है। वैसे अगर हम इसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के धीमी गति से प्रगति करने के क्या कारण है। कि पंचायती राज संस्था को अधिकार तो दे दिए गए हैं तीसरे स्तर के रूप में, तो इसकी गति फिर भी जो वो धीमी है, इसके कारण बताने हैं। सबसे पहले संकल्प के साफ होने की कमी। उनके पास जो है वो संकल्प जो है वो क्लियर नहीं होते कि उनको क्या काम करना है। जैसे कई लोग इन संस्थाओं को केवल प्रशासन की इकाई मानते हैं, कई लोग इसे निम्न स्तर का लोकतंत्र मानते हैं, तो कई लोग इसे ग्रामीण स्थानीय सरकार का केवल चार्टर वर्ग मानते हैं। इस प्रकार संकल्प के साफ होने की कमी है। यानी उनके पास जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये तीनों संस्थाएं इसके अंदर आती है, तो उनका संकल्प साफ नहीं है कि उनको काम क्या करना है। वो ये मानते हैं कि ये तो केवल एक शासन करने की एक इकाई है। तो कार्य प्रणाली की समस्या, इन संस्थाओं में कार्य प्रणाली में भी कुछ समस्याएं हैं। इन संस्थाओं के पास प्रशासनिक सहयोग, वित्तीय साधन, नौकरशाही के सहयोग की कमी होती है, जिस कारण यह धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं। अनियमित चुनाव, 73वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से 5 वर्ष के बाद कराए जाएंगे, परंतु फिर भी यह चुनाव अनियमित रूप से होते हैं, क्योंकि पूरे 5 साल में चुनाव नहीं होते, या तो पहले हो जाते हैं या बाद में होते हैं। तो आज भी ये समस्या है कि वो नियमित समय पर चुनाव नहीं हो पाते। नौकरशाही और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच रिश्ता, मुख्य संस्थाओं के सभी कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं तथा वह किसी भी नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण इस सरकारी कर्मचारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों में हमेशा विवाद चलता रहता है तथा इस कारण ये भी संस्थाएं धीमी गति से कार्य करती है। तो ये पंचायती राज संस्थाओं के धीमी गति से कार्य करने के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ उसके कारण हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज हमारा जो ये सिविक्स का सेकंड लेसन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें